Good morning, बच्चों. Today, in this video, we will discuss about class 10 science chapter number first, chemical reaction and equation. Let's start today class. ठीक है. First of all, हम बात करेंगे chemical reaction. What is chemical reaction? Chemical reaction को समझने के लिए पहले अपन इसकी definition देखते हैं. It is a process in which one or more substance form the new substance. इसके अंतर्गत एक या एक से अधिक सब्सटेंस मिलकर एक नए सब्सटेंस का निर्माण करते हैं, उनको क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन. ओके. नेक्स्ट, एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स बाय फिजिकल मेथड. इसको फिजिकल मेथड के द्वारा वापस रिवर्स नहीं कर सकते. लाइक फिजिकल मेथड कौन कौन से? जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन. इन सभी फिजिकल मेथड के द्वारा किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम रिवर्स नहीं कर सकते. तो ये केमिकल रिएक्शन के अंदर ये इसकी प्रॉपर्टी होगी. नेक्स्ट अपन बात करते हैं केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व. एक केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट चेंज इन स्टेट, यानी कि बात कर रहे हैं कि वन और मोर सब्सटेंस उन्होंने मिलकर किसका निर्माण किया? न्यू सब्सटेंस. किनका निर्माण किया? न्यू सब्सटेंस का निर्माण किया. अब पहले वाले और बाद वाले सब्सटेंस के अंदर क्या होगा? चेंज इन स्टेट, यानी उसकी स्टेट के अंदर चेंज हो सकता है. चेंज इन कलर, उसके कलर चेंज हो सकता है. चेंज इन टेम्परेचर एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी उसकी कह सकते हैं कि जैसे पूरी केमिकल रिएक्शन हुई, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई गैस भी उत्पन्न हो सकती है. चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक की हम बात कर रहे थे केमिकल रिएक्शन हैपन इन आवर डेली लाइफ. हमारे डेली लाइफ के अंदर कौन कौन सी ऐसी केमिकल रिएक्शन घटित होती है, उसके एग्जाम्पल देखते हैं. फर्स्ट अपना है डाइजेशन ऑफ फूड, यानी भोजन का पाचन. जिस हम भोजन को लेते हैं उनका डाइजेशन होता है, वो कौन सी केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही होता है डाइजेशन. ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं रेस्पिरेशन, श्वसन की जो प्रक्रिया है वो भी एक केमिकल रिएक्शन ही होती है. रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, ये केमिकल रिएक्शन है जो हमारे डेली लाइफ के अंदर होती है. फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना, है ना, मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड, ये भी एक प्रकार से क्या है? केमिकल रिएक्शन. तो ये जितनी भी सारी चीज हमारे डेली लाइफ के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शन होती है, जो कि आपके इस चैप्टर के अंदर दे रखी है. ओके. नेक्स्ट बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन के अंदर मैंने बताया कि वन और मोर सब्सटेंस, एक या एक से अधिक प्रकार के सब्सटेंस मिलकर एक नए सब्सटेंस का निर्माण करते हैं. उसके अंदर दो चीजें होती है केमिकल रिएक्शन में. फर्स्ट है रिएक्टेंट्स. क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन के अंदर भाग लेते हैं, वे क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स. ठीक है. दूसरे, जब ये रिएक्टेंट मिलके, मैंने बताया एक या एक से अधिक रिएक्टेंट मिलके नए पदार्थ निर्माण करते हैं, वो क्या होते हैं? प्रोडक्ट. द सब्सटेंस व्हिच आर फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी बात करें एक ऐसा पदार्थ जो केमिकल रिएक्शन के थ्रू बनता है. ठीक है. वो क्या अपना प्रोडक्ट. एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर, एक केमिकल रिएक्शन करते हैं जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न इन एयर, यानी अपन एयर की उपस्थिति में जब इसको जलाया जाता है, एयर मींस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसको जलाया जाता है, गिव अस मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमें क्या देता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है. चलो इसकी अपन एक केमिकल रिएक्शन लिखते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है अपना केमिकल इक्वेशन. एक केमिकल इक्वेशन क्या होता है? एक केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड, एक केमिकल रिएक्शन को दर्शाया जा सकता है बाय केमिकल इक्वेशन. मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को किसकी सहायता से दर्शाते हैं? केमिकल इक्वेशन की सहायता से. अब ये केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं, इसके अंदर होता क्या है? इट इन्वॉल्व यूजेज ऑफ सिंबल ऑफ सब्सटेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट. कहने का मतलब है इट इन्वॉल्व यूजेज ऑफ सिंबल का उपयोग करते हुए, किन सिंबल का? ऑफ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सिंबल का प्रयोग करते हुए, और उसके साथ साथ में उस सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट भी लिखी जाती है किसके अंदर? केमिकल इक्वेशन के अंदर. ओके. नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नीशियम रिबन. एग्जांपल अपन बात करेंगे कि एक केमिकल इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. एग्जांपल है, मैंने पिछली बार पीछे वाले का बताया था, मैग्नीशियम रिबन
बर्न इन एयर व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर, जब किसी मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है, जलाया मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन की बात हो रही है, ठीक है। गिव द मैग्नीशियम ऑक्साइड, हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण प्राप्त होता है। जैसे इधर देखो हमारे पास में जो रिएक्टेंट है वे वाले क्या है, इसमें Mg+O2, ये दो सब्सटेंस मिलके MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये एरो के लेफ्ट हैंड साइड क्या होते हैं, रिएक्टेंट, क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं ये वाले, जो मिलके एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। अब ये रिएक्टेंट मिलके नए पदार्थ का जो निर्माण करते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। बात समझ में आ गई? यस सर। चलो नेक्स्ट, इसी रिएक्शन को अपन सिंबल का प्रयोग करके लिखेंगे, समझ आ रही है? उसी कोई केमिकल इक्वेशन कहते हैं। चलो इसमें मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम लिखा, ठीक है, Mg, ठीक है। इसकी स्टेट बताइए, मैग्नीशियम किस, इसकी स्टेट कौन सी होती है, सॉलिड होती है, इसका इसको S लिखा, ठीक है। ऑक्सीजन है, गैस है, इसका इसको G लिखा, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना हुआ हमें सॉलिड फॉर्म में मिला तो MgO। आपको पास में दिखाई दे रहा है, जैसे ये एक स्टेट होती है, अगर कहीं ब्रैकेट के अंदर आपको दिखाई दे SLGAQ, ये बात करते हैं S है तो सॉलिड स्टेट होती है किसी भी मैटर की, किसी भी सब्सटेंस की। L होते हैं तो लिक्विड, लिक्विड फॉर्म बोलते हैं ना। तो नेक्स्ट बात करते हैं गैस, गैस के लिए क्या लिखा जाएगा, G, ओके। नेक्स्ट AQ एक्वस, ये क्या होता है, ये तो आपको सभी पता चल गया, ये स्टेट, ये भी एक्वस का एक स्टेट है। एक्वस किसे बोलते हैं, जैसे कि मैंने लिख रखा है, एक्वस इट इज ए सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर होता है। अब सर सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूट क्या होता है, जिसके अंदर ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसको क्या कहा जाता है, सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। जिसकी मात्रा कम होती है वो सॉल्यूट होता है, ठीक है। इसके जिस सॉल्यूशन के अंदर सॉलिड वाटर है उसको एक्वस सॉल्यूशन कहा जाता है। चलो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है आपके चैप्टर का, हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। हमने अभी बात की थी कि केमिकल इक्वेशन क्या आता है, केमिकल इक्वेशन को सिंबल रूप में दर्शाना क्या आता है, केमिकल इक्वेशन आता है। उस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, जैसे बोलते हैं उसको संतुलित कैसे करते हैं। बैलेंस देखो किसको कहेंगे, जैसे ये आपके सामने एक एग्जांपल है, Fe+H2O, ये आपकी क्या है, रिएक्टेंट, और जब ये मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं Fe3O4+H2O, ठीक है। अब ये आपके सामने केमिकल इक्वेशन, इसको अपन बैलेंस करेंगे। बैलेंस किसको कहते हैं, जब प्रोडक्ट, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों और एलिमेंट्स की का नंबर है वो सेम होने चाहिए। समझ में आ रही बात? अब इसके लिए अपन क्या बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं। पहले किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए टेबल बनाएंगे। एक साइड एलिमेंट्स लिखेंगे, फिर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके नाम लिख लीजिए। इसके अंदर 3 थे, आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एक साइड में लिखिए। अब अपन बात करेंगे, पहले आपको देखना है कि रिएक्टेंट के अंदर आयरन Fe की संख्या कितनी है, कितनी है। इधर देखते हैं रिएक्टेंट के अंदर बात कर रहा हूं इस साइड में, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में देखना है वो आपके रिएक्टेंट होते हैं, और एरो के राइट हैंड साइड में होते हैं वो आपके क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। अब रिएक्टेंट के अंदर देखते हैं आयरन कितने हैं, 1 कितने हैं, 1, यहां पे हमने लिख दिया 1, ठीक है। अभी आपको हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ओनली रिएक्टेंट के अंदर देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 1। इधर देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, 1, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, 1। अब हमने रिएक्टेंट के अंदर तो लिख लिया, दोनों चेक करेंगे भी दोनों और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर एलिमेंट सेम है तो आपके बैलेंस है, फिर दोनों सेम नहीं है तो अनबैलेंस है, तो उसको बैलेंस करनी पड़ेगी। अब अपन प्रोडक्ट के अंदर देखते हैं, आयरन आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, 3। नेक्स्ट बात करते हैं, हाइड्रोजन कितने दिखाई दे रहे हैं, 2, ठीक है। ऑक्सीजन कितने दिखाई दे रहे हैं, 4। ये अब देखो यहाँ पर देखो, अब नोट कर लिया टेबल के अंदर, यहाँ पे देखना रिएक्टेंट इधर 1 है, रिएक्टेंट के अंदर आयरन 1 है और प्रोडक्ट के अंदर 3, मतलब सेम नहीं है, इसको अपने को बैलेंस करना पड़ेगा। हाइड्रोजन इधर 2 और इधर 2 है, ऑक्सीजन इधर 1 है और इधर 4 है। चलो अपन इसको ये मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये आपका क्या है, रिएक्टेंट, क्या है, रिएक्टेंट है, ये आपकी क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो एरो का जो साइन होता है, ये एरो का साइन आपको पता है डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल
रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है, दिशा क्या है, किस ओर अभिक्रिया हो रही है। चलो अपन बात करते हैं रिएक्टेंट के बारे में। बात कर रहा था Fe सबसे पहले अधिक संख्या वाले में देखना, जैसे यहाँ पे आप कौन सी दिख रही है, ऑक्सीजन दिखाई दे रही है, इसको अपन क्या पहले बैलेंस करेंगे। मैंने बताया था रूल स्टेप बताए थे। ऑक्सीजन प्रोडक्ट के अंदर कितनी है 4 है, लेकिन रिएक्टेंट के अंदर कितनी है, कितनी है ऑक्सीजन की संख्या रिएक्टेंट के अंदर 1 है। इसको इस साइड बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे इसको 4 करने के इसके पास 1 है, तो अपने 4 से क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, सभी को ब्रैकेट बनाएंगे। ठीक है, ब्रैकेट बना लेंगे। केमिकल फॉर्मूले को, किसी भी केमिकल फॉर्मूले को आपको टच नहीं करना है, छेड़ना नहीं है। अब अपन मैं बात कर रहा था कि अब रिएक्टेंट के अंदर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अपन यहाँ से 4 लगाते हैं। यहाँ पे 4 लगा तो ऑक्सीजन तो 4 होगा, लेकिन ये याद नहीं, ये केवल ऑक्सीजन के लिए नहीं है। ब्रैकेट के बाहर अगर मैं 4 लगा रहा हूँ तो ये मल्टीप्लाई हाइड्रोजन के लिए भी काउंट होगा। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे 4 लगाया, यानी बात कर सकता हूँ, यहाँ पे 1 था, अब इससे 4 लगाया, मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पे कितने आ गया, 4 आ गया। अब रिएक्टेंट के अंदर भी 4 और प्रोडक्ट के अंदर भी 4 होगा। अब वापस देखना हाइड्रोजन की संख्या दिखाई दे रही है, उसके बाद आपका आयरन, इसको देखोगे आयरन अधिकतम संख्या किसकी है, आयरन की है। प्रोडक्ट के अंदर 3 है, रिएक्टेंट के अंदर 1 है। अपन क्या करेंगे, रिएक्टेंट के अंदर इसको बैलेंस करेंगे। 3 है, मैंने बताया यहाँ पर 1 है, तो अपन क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास आयरन कितने हो गए, 3 हो गए। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3, मतलब रिएक्टेंट के अंदर भी 3 और प्रोडक्ट के अंदर भी 3। अब बाकी क्या बचा हमारे पास में, हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। अब हमने इसको बैलेंस किया, ट्राई किया, तब तक ये हाइड्रोजन के कितने हो गए, यहाँ पे पहले 2 थे और 4 हमने यहाँ पे ऑक्सीजन को लगाया, तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन के लिए भी काउंट होगा। जैसे इसके लिए काउंट होता है, ये हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए, यानी कि रिएक्टेंट के अंदर हाइड्रोजन कितने हो गए, 8। तो हमें प्रोडक्ट के अंदर भी 8 करने पड़ेंगे। प्रोडक्ट के अंदर काउंट करो कितने हैं, 2 ही है। तो इसके लिए अपने को 8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई से 4 से कितना आ गया, 8। अब इसको वापस देखो, सभी के अंदर वापस देखते हैं। अब वापस आप जब ये लिख लो, तब आपको ब्रैकेट खोल के उसकी बात मैंने बताया था, किसी भी केमिकल इक्वेशन में उसकी स्टेट भी बताई जाती है। अब जैसे कि आयरन है, ब्रैकेट खोला, सीधा लिख दिया 3Fe, ब्रैकेट खोल लिया। अब ये आयरन होता है, इसकी स्टेट होती है, कौन सी होती है, सॉलिड। कौन सी होती है, सॉलिड होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं H2O की। इस ब्रैकेट खोलेंगे क्या आ जाएगा, 4। इसकी फॉर्म हो गई लिक्विड, लगा दी, स्टेट लगा दी। इस साइड के अंदर बात करते हैं Fe3O4, कोई चेंज नहीं, इसको ब्रैकेट वापस हटाएंगे, 4 लगा देंगे, स्टेट लिखेंगे Fe3O4, इसकी स्टेट क्या है, सॉलिड। यहाँ पर हाइड्रोजन की ये क्या है, गैस, क्या है, गैस। तो ये आपके, ये जो पहले अनबैलेंस रिएक्शन थी, अब ये आपकी क्या हो गई है, बैलेंस रिएक्शन हो गई। ये इस टाइप की आपकी रिएक्शन है, वो आपके चैप्टर के अंदर बता रखी है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी टाइप की एक और हमारे सामने क्या है, रिएक्शन है। इसको समझने के लिए अपने यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ी सी रब कर देते हैं इनकी संख्या। अब ये हमारे पास हो गई है, यहाँ पर अपने एलिमेंट चेंज हो गए हैं। नेक्स्ट अपन इसके अंदर ये जो एलिमेंट्स हैं इसकी भी बात करेंगे। इसके अंदर आपको कौन कौन से एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, 2 ही है। मैंने यहाँ पर मैग्नीशियम लिख दिया और यहाँ पर ऑक्सीजन। अब मैग्नीशियम को रिएक्टेंट के अंदर देखना कितना है, 1, कितना है, 1 लिख दिया। अब ऑक्सीजन कितना है, रिएक्टेंट के अंदर 2, कितना है, 2 है। अब प्रोडक्ट के अंदर देखो, मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है। दोनों मैग्नीशियम दोनों और क्या है, सेम है। ऑक्सीजन की संख्या इधर रिएक्टेंट के अंदर 2 है और प्रोडक्ट के अंदर 1 है। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले मैंने बताया अधिकतम एलिमेंट्स को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की रिएक्टेंट के अंदर 2 है, यहाँ पर 1 है। तो अगर मैं इसको, मैंने बताया यहाँ पर 2 लगाता हूँ, तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, 2। प्रोडक्ट के अंदर भी 2, यानी ये कह सकता हूँ मैं इस टाइप से 1 × 2, तो कितनी हो गई, 2।
अपन ये कहेंगे रिएक्टेंट के अंदर भी 2 हो गया और प्रोडक्ट के अंदर भी 2 हो गया। अब बचा कौन है? मैग्नीशियम। यहाँ पे देखो वापस मैग्नीशियम कितना हो गया? प्रोडक्ट के अंदर 2 हो गया। 2 हो गया। जैसे इसको संतुलित किया था मैग्नीशियम कितना हो गया था? 2 हो गया था, क्योंकि 1 × 2 इसके लिए काउंट होगा 2 हो गया। अब रिएक्टेंट के अंदर इसको 2 करेंगे तो ये पहले 1 था, इसको 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये भी 2। अब वापस देखो प्रोडक्ट रिएक्टेंट के अंदर देखो मैग्नीशियम कितना है? 2। प्रोडक्ट के अंदर कितना है? मैग्नीशियम 2। सेम यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 2 और प्रोडक्ट के अंदर भी 2। ये आप ये करेंगे क्या हो गई? बैलेंस रिएक्शन हो गई। अब इसमें स्टेट बची है तो मैग्नीशियम आपका जो मैग्नीशियम है वो वाला कैसा है? स्टेट लिख के सॉलिड। ऑक्सीजन क्या होती है? गैस। और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये जो आपके पास में बचता है वो आपकी कौन सी स्टेट है? सॉलिड। कौन सी है? सॉलिड है। इस प्रकार की जो रिएक्शन है उसको मैं कह सकता हूं ना बैलेंस रिएक्शन। यस सर, बैलेंस रिएक्शन। ये तो आपके सामने जो एग्जांपल थे जिसके जरिए मैंने बताया कि एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। नेक्स्ट अपन टॉपिक में बात करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है? आपने उसके अंदर एक लॉ पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये नियम बताता है क्या? मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर ना तो पदार्थ के अंदर कोई नया पदार्थ बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि आपके रिएक्टेंट के अंदर जितने शामिल हुए प्रोडक्ट के अंदर भी उतने ही बनने चाहिए दोनों, और जो मास है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शन, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर शामिल होने वाले एलिमेंट्स की संख्या है शुड रिमेन बनी रहनी चाहिए, सेम समान बनी रहनी चाहिए एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट साइड दोनों साइड के अंदर आपकी क्या एलिमेंट्स के नंबर क्या रहने चाहिए? सेम रहने चाहिए। ये आपका क्या बोलता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस कारण से किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। नेक्स्ट जो आपके टॉपिक हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती है। तो फर्स्ट ऑफ द टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अंदर ये क्या होता है? देखते हैं। द रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन मिलकर जुड़कर टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं तो उनको क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे 1 और 2 ओके, 2 या 2 से अधिक आपके पास में ये रिएक्टेंट होगी और सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे ये आपका सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। जैसे एग्जांपल बनता है, एग्जांपल बर्निंग ऑफ ऑयल, जिसके अंदर अपन देखते हैं रिएक्टेंट कौन से? एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। जब ये कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट इन्होंने क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बना, सिंगल प्रोडक्ट बना। इसके अंदर 2 आपको रिएक्टेंट दिखाई दे रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बना। तो ये आपका किसका एग्जांपल हो गया है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। सेम इसी प्रकार से नेक्स्ट जो अपनी है एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ वाटर का निर्माण। वाटर का निर्माण किस टाइप से हुआ? जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 रिएक्टेंट हैं मिलके सिंगल फॉर्म वाटर बनाया, H2 बनाया। इसके अंदर रिएक्टेंट कितने दिख रहे हैं? 2 रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया। तो ये आपका किसका एग्जांपल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो ये आपकी क्या थी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। सेकंड अपन बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। फर्स्ट बात की कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अब बात करेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन ए कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड डीकंपोजिशन। यानी जैसे कि आपको कॉम्बिनेशन बताया उसमें क्या था? 1 और 2 सब्सटेंस मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण। जस्ट उसके अपोजिट विपरीत क्या होती है?
डिकम्पोजिशन। इसमें क्या है, इसके अंतर्गत इन दिस रिएक्शन ए कंपाउंड स्प्लिट्स, ये कंपाउंड टूटकर 2 और मोर सब्सटेंस बनाता है। एक कंपाउंड टूट के 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस बनाते हैं तो वो आपका क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं। जैसे कि एक कंपाउंड था ए, टूट के ए और बी, इसने सब्सटेंस बनाए। एग्जांपल समझते हैं, जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये भी आल्सो 3 टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन, ये भी कितने प्रकार की होती हैं, 3, ठीक है। फर्स्ट अपनी है थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकंड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, थर्ड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब फर्स्ट बात करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन किसे कहा जाता है। चलो बात करते हैं व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग। जब डिकम्पोजिशन को, ऐसी डिकम्पोजिशन अभिक्रिया जिसको कराने के लिए हीट की आवश्यकता होती है, जब अपन किसी केमिकल रिएक्शन को, डिकम्पोजिशन को हीट देंगे तब उस टाइप की रिएक्शन को क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन कहा जाता है। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट दी, ये सिंगल कंपाउंड था कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे ही इसको हीट मिली तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गए, समझ रहे हो। इसके अंदर 2 नए सब्सटेंस बने, एक सिंगल प्रोडक्ट। सिंपल शब्दों में कहें कि ये सिंगल कंपाउंड था और 2 नए सब्सटेंस का इसमें निर्माण हुआ और इसके अंदर हीट हमने दी तो ये आपकी क्या होगी, थर्मल डिकम्पोजिशन होगी। सेकंड अपन बात करते हैं इसकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन टाइप इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फर्स्ट थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकंड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसके अंदर क्या होता है, सेम उसी प्रकार से व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको कराने के लिए क्या दी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करवाई जाती है, उस टाइप की रिएक्शन को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहा जाता है। एग्जांपल समझते हैं, जैसे H2 लिया, ठीक है, H2 था, इसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक करंट दिया, वाटर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट डाला तो उससे 2 गैस निकली, 1CH2O2, ये 2 नए सब्सटेंस बने। एक सिंगल कंपाउंड क्या था, H2O, इनसे 2 नए सब्सटेंस क्या बने, H2R, ठीक है। नेक्स्ट अपन इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसे नाम से पता चल रहा है, फोटो मीन्स लाइट, यानी ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको कराने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, सनलाइट। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब डिकम्पोजिशन को सनलाइट की उपस्थिति में कराया जाता है, इस टाइप की रिएक्शन को क्या कहेंगे, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एग्जांपल समझते हैं, AgCl सिंगल कंपाउंड है, इसको लिया और सनलाइट की उपस्थिति में इसको जब रखा जाता है तो ये Ag प्लस Cl2, Ag सिल्वर, Cl2 क्लोरीन को बोलते हैं, क्लोरीन गैस। अब बात कर रहे हैं, जैसे Ag और Cl बने, सनलाइट की उपस्थिति में करवाया तो ये होगी फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये जो रिएक्शन है Ag और Cl में बनती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के लिए, ठीक है, हर बार पूछी जाती है। कौन सी, अब वो रिएक्शन इज यूज्ड, इस रिएक्शन का उपयोग किया जाता है इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। क्वेश्चन इस टाइप पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसका उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है, तो आपकी ये रिएक्शन होगी AgCl, सनलाइट की उपस्थिति में इसको डिकम्पोजिशन करवाएंगे तो ये Ag प्लस Cl2 बनता है, ठीक है। तो ये आपकी होगी फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये 3 टाइप थे आपके डिकम्पोजिशन के। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन का टाइप है अपना थर्ड नंबर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसको विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। चलो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये क्या करेगा, हटा देंगे दूसरे तत्व, किसको कौन हटाएगा, देखते हैं। द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। ऐसी अभिक्रिया इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव, कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, उस विलयन से। किसी विलयन में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देता है, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, जब दोनों की इसकी रिएक्शन करवाई तो फेरस सल्फेट बना, है ना, FeSO4 प्लस
Cu डिस्प्लेस होगा। इसमें क्या है, कौन डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये जो आयरन है वो कॉपर से मोर रिएक्टिव, बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है, कॉपर से ज्यादा आयरन क्या होता है, क्रियाशील होता है। इस कारण से क्या करता है, कॉपर सल्फेट से आयरन को ये डिस्प्लेसमेंट करा, जैसे कॉपर को डिस्प्लेसमेंट कर दिया और क्या बन गया FeS। पर आपके बुक के अंदर एक एक्टिविटी आ रखी है जिसके अंदर इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसने 2 टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, उसके अंदर वाटर डाल दिया और उसके अंदर सॉल्यूशन बनाया कॉपर सल्फेट का, ठीक है, और कॉपर सल्फेट 2 टेस्ट ट्यूब के अंदर सॉल्यूशन बनाया। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या किया, आयरन नेल्स को डाल दिया, मतलब लोहे की कीलें उसके अंदर डाल दी। कुछ समय पश्चात जब देखते हैं कि जो आयरन नेल्स थी वो हल्की भूरे रंग की हो जाती है और इसका जो कलर है टेस्ट ट्यूब का वो चेंज हो जाता है। ऐसा अगर पूछा जाए तो हमेशा जब दूसरी टेस्ट ट्यूब से कंपेयर करते तब हमें पता चलता है कि जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था उसका ब्लू कलर था, हल्का सा ग्रीनिश ब्राउन में चेंज हो गया है। तो रीजन क्यों है कि जो अपन कील देखते हैं आयरन की, उसके ऊपर आयरन ने क्या किया, उस कॉपर सल्फेट में से कॉपर को उसने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, और जो सल्फेट का जो सॉल्यूशन था वो उस आयरन के ऊपर एक परत के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन अपन बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर अपना है डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट किसे कहेंगे, रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर जो नया सब्सटेंस या कंपाउंड बनता है बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन 2 कंपाउंड्स। जब 2 कंपाउंड्स के बीच में आयनों के आदान प्रदान से एक्सचेंज से जब नया पदार्थ बनता है उनको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। कैसे एग्जांपल समझते हैं, यहाँ पे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड 2 कंपाउंड की रिएक्शन करवाई तब बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ, आयंस एक्सचेंज कैसे हुई, यहाँ पर देखो बेरियम के पास +2 आयंस थे और सल्फेट के पास में -2 आयंस, मतलब यहाँ पर सल्फेट को 2 और आयंस की जरूरत पड़ रही थी जो इसको कहां से मिल गए, बेरियम से मिले। इस कारण से बेरियम ने किससे साझा कर लिया, सल्फेट, इस कारण से बेरियम सल्फेट बना। और सोडियम ने किसके साथ साझा किया, आयंस किसके साथ में, Na+ और Cl- थे, तो दोनों ने एक्सचेंज करके NaCl बनाया। तो इस प्रकार की रिएक्शन जिसके अंदर आयनों का एक्सचेंज होता है उनको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। ये जो आपकी रिएक्शन है बुक के अंदर दे रखी है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाने पे कौन से प्रोडक्ट बनते हैं आपको बनाने आने चाहिए। तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाएंगे तो बेरियम सल्फेट बनेगा और सोडियम क्लोराइड बनेगा। इसके अंदर नेक्स्ट आपके एक और वर्ड आ रखा है, क्या नाम है, प्रेसिपिटेट। ये प्रेसिपिटेट पूछा जाता है सीधे में, किसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट, इट इज एन इनसॉल्युबल सॉलिड। ये एक प्रकार का इनसॉल्युबल सॉलिड होता है दैट इमर्ज फ्रॉम ए लिक्विड सॉल्यूशन, जो कि लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर उत्पन्न होता है। लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर एक प्रकार का इनसॉल्युबल सॉलिड होता है जिसको प्रेसिपिटेट कहा जाता है, ठीक है, जिसको हिंदी में आउटस्टैंड बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन की। नेक्स्ट जो हमारा टाइप्स है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन किसको कहेंगे, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन का ऐड होना, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का निकलना फ्रॉम सब्सटेंस क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। समझ गए, ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, ऑक्सीकरण को बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे आ रखा है। तो ऑक्सीडेशन किसको कहेंगे, एक ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है ना, उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। नेक्स्ट बात करें रिडक्शन की। रिडक्शन किसके कहेंगे, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू सब्सटेंस, जस्ट इसका अपोजिट है ना, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही थी, यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव होगी और हाइड्रोजन ऐड होगा। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू सब्सटेंस, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन निकल रही है फ्रॉम सब्सटेंस, तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। एग्जांपल समझते हैं, जैसे कॉपर और ऑक्सीजन की जो रिएक्शन करवाते हैं तो इसके अंदर कॉपर ऑक्साइड बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है, मतलब कॉपर के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुई तो ये क्या होगी, ऑक्सीडेशन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट अपन एग्जांपल देखते हैं कि जब कॉपर के ऊपर कॉपर के साथ जब हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवाई जाती है, ठीक है, तब कॉपर और जल का निर्माण होता है। इसमें देखो फर्स्ट वाले के अंदर ध्यान से देखो, कॉपर के अंदर कॉपर का क्या हुआ, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है,
जब विक्रिया करवाते हैं तब कॉपर और जल का निर्माण होता है। अब इसके अंदर क्या होता है देखते हैं, कॉपर में से ऑक्सीजन निकला है, ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, तो ये कैसे हुई, रिडक्शन हो गई। इसी के अंदर देखो हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुई है, H2O बना, H2 से H2O बना, मतलब हाइड्रोजन ऐड हुआ है, तो वो क्या होती है, ऑक्सीडेशन। मैंने यहाँ पे बताया था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। समझ में आ रही बात आपको? तो ये आपके क्या हो गई, अगर एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन होती है तो वे वाली रिएक्शन क्या कहलाती है, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। ये भी आपके आ रखा है रेडॉक्स रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर साथ में हो रही है उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। ये सभी आपके केमिकल रिएक्शंस के टाइप से जो मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, नेक्स्ट आपके कुछ एक ऐसे टर्म्स हैं वो दे रखे हैं, जैसे कि टर्म्स है कोराइजन, ठीक है, जिसको जंग लगना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जंग लगना। व्हेन ए मेटल इज एक्सपोज्ड टू सब्सटेंस, जब किसी मेटल को रखा जाता है, सच एज मॉइस्चराइज्ड एयर, वाटर, एसिड। मॉइस्चराइज मींस नमी, जब किसी मेटल को धातु जब खुले के अंदर नमी के अंदर एयर वाटर की उपस्थिति में रखा जाता है, एक्सेप्ट फॉर सम टाइम ए लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म, उसके ऊपर मेटल्स के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर परत बन जाती है, विच वीकन, जो उसको कमजोर कर देती है ना मेटल्स, हेंस मेटल सेड टू बी कोराइड। तब उसे कहा जाता है कि मेटल्स का क्या हो गया है, जंग लग गया है, मेटल पर क्या लग गया है, जंग लग गया है, ठीक है। कोराइजन वापस बता देता हूं, व्हेन ए मेटल इज एक्सपोज्ड टू सब्सटेंस सच एज मॉइस्चराइज्ड एयर, वाटर, एसिड एक्सेट्रा फॉर सम टाइम ए लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म which weaken the metal, hence metal said to be corrosion। तो सेल लाइन के अंदर ये जो corrosion है वो कहाँ पे अपन देखते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना, है ना, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, है ना, चांदी पर काली परत का चढ़ना, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर,